नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज की एक ऐसी खबर जो कि पूरे टाइम सुर्खियों में बनी हुई है और सुर्खियों में है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ 1000 एफआईआर कराने की बीजेपी ने बात की है। बात पॉलिटिकल है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें यहां पर देखनी जरूरी होंगी और यह भी समझना होगा कि भारत में किस प्रकार से किसी एक बयान से चीजें बदल जाती हैं और किस तरह से बिगड़ती हैं। आज के सेशन में कुछ बातों को आप समझने का प्रयास करें और देखें कि भारत के आईटी एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए भारत में क्या है देशद्रोह का मुकदमा, किस तरह से ये कार्य करता है। इन सारे रेफरेंसेस को आप इस बारे में पढ़ने वाले हैं। आप कुछ अखबारों की यहाँ पर, कुछ न्यूज़पेपर की, मीडिया हाउसेस की कटिंग यहाँ देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी असम जो शाखा है उसने कहा है कि वो राहुल गांधी जी के खिलाफ लगभग 1000 केसेस दर्ज कराएगी देशद्रोह के। बीजेपी टू फाइल 1000 सेडिशन केसेस अगेंस्ट राहुल गांधी। ऐसा क्या कह दिया या ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी जी ने जिसकी वजह से ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, और ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो इसके खिलाफ केस दर्ज कराने की बातें कर रहा है। पूरा से मतलब है कि बीजेपी समर्थक ये बात कर रहे हैं। मसला क्या है, एक बार हम बताते हैं। मसला है एक ट्वीट का। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बातों की शुरुआत में उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि यूनियन क्या है, वही यूनियन जिसके बारे में भारतीय संविधान बात करता है, कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स में इन्होंने उस यूनियन की और अच्छी व्याख्या करते हुए लिखा कि भाई अवर यूनियन ऑफ कल्चर्स, अच्छी बात है, अवर यूनियन ऑफ डाइवर्सिटी, हमारी संस्कृति, हमारी विविधता, अवर यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस, अवर यूनियन ऑफ पीपल, अवर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जो बातें इन्होंने बोली बहुत अच्छी बातें थी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ये तो हमारा संविधान खुद कहता है, आर्टिकल 1 में लिखता है। लेकिन जब इन्होंने व्याख्या की तो उस व्याख्या में इन्होंने जो बातें लिखी, क्योंकि लिखना जब होता है तो आदमी सोच समझ के लिख रहा होता है, लिखते समय इन्होंने जो बातें लिखी वो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी क्या, आप उसको थोड़ा या ज्यादा जैसा भी है वो आप अपने ऊपर लें। यहां पर इन्होंने लिखा फ्रॉम कश्मीर टू केरला। आपने सुना होगा अक्सर बोलते हुए, हम जब बोलते हैं भारत कहां से कहां तक, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना। उसके बाद में फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। मतलब अर्थ स्पष्ट है कि भारत के जब आप मैप की बात करते हैं तो मैप में जहां एक तरफ कश्मीर है तो नीचे की तरफ आप केरला तक बात करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं तो गुजरात से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश तक की बात करते हैं। देखिए, अगर आप और हम जो कि पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं इस प्रकार की गलती करते हैं तो माफी मांग सकते हैं, लिख सकते हैं कि साहब त्रुटि हुई कि हमने अरुणाचल प्रदेश के स्थान पर नागालैंड को ईस्टर्न समझ लिया, ये समझते हुए क्योंकि साहब हमारे दिमाग में मैप थोड़ा गड़बड़ था। एक व्यक्ति जो कि अपोजिशन के काफी प्रतिष्ठित नेता हैं, उनसे ये अपेक्षा इस ट्वीट के माध्यम से जो थी ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोगों को नहीं थी, विशेष रूप से तब जबकि नॉर्थ ईस्ट इस समय पूरी तरह सुर्खियों में छाया हुआ है। और क्यों छाया हुआ है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश को चीन क्लेम करने लग रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां के दूसरे राज्य मणिपुर के अंदर चुनाव हैं। अब इस विषय पर जब राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि गुजरात से वेस्ट बंगाल, यानी कि आपने भारत का जो विस्तार है ऊपर से लेके नीचे तक तो समझ में आया, लेकिन यहां से लेके यहां तक आपने जो विस्तार बताया, इसका मतलब भारत के इतने बड़े नेता को ये जो विषय था उस विषय के अंदर गुजरात टू वेस्ट बंगाल लिख करके नॉर्थ स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो नजर नहीं आए। इस बात को देखते हुए तमाम लोगों ने, क्योंकि देखिए एक बात होती है कि आप बोलते समय अपने भाषण में हो सकता है कि फ्रॉम द स्लिप ऑफ टंग या फिर किसी बातों में एक आध चीजें मिस कर जाएं, लेकिन जब लिख रहे हैं इतनी बढ़िया बढ़िया बातें विद प्रॉपर डेंसिटी, क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, सब लिखना आसानी से जानते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें जब आप लिखते हैं तो आपने थॉट प्रोसेस के साथ लिखी हो और उसमें आप एक राज्य का नाम लिख करके आप बाकी राज्यों को मिस कर जाते हैं, बस बवाल यहीं से शुरू हो जाता है। जब शुरू होता है तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के हैं कई राज्यों में, हेमंत विश्व शर्मा जो कि हैं इस समय आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसी ट्वीट को पकड़ते हुए
अपने द्वारा इसके खिलाफ बातें लिखी। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना दर्द बताएंगे और उन्होंने कहा कि ये इंडिया इज फार बियॉन्ड जस्ट ए यूनियन, वी आर प्राउड नेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड हेलो बियॉन्ड बंगाल वी नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट। यानी कि इन्होंने अपने द्वारा ये बात मेंशन करते हुए लिखा कि जनाब नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट करता है, क्या आप ये जानते हैं? इसी प्रकार से विप्लव कुमार देव त्रिपुरा से लिखते हैं और उन्होंने कहा योर इग्नोरेंस इज द रीजन ऑफ योर पार्टी टोटल वाइप आउट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि चुनावों से संबंधित भाषण है तो ये लिखे जाएंगे। इन्होंने लिखा जस्ट लाइक योर ग्रेट ग्रैंडफादर ही एक्सक्लूडेड आवर रीजन, वी आर ऑल्सो ए प्राउड पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में जितनी भी बार नॉर्थ ईस्ट की चर्चा आती है, अक्सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में यही समझा गया, बहुत लंबे समय से जिस तरह का वहां पर अलगाव की स्थिति रही, बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप वहां पर एक्टिवेट रहे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कराने का खूब प्रयास किया। भारत की विरोधी ताकतें इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, ये सब चाहते भी रहे कि किसी ना किसी प्रकार से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न वाले क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है, चिकन नेक के नाम से जिसे आप जानते हैं, उस सिलीगुड़ी उस पर्टिकुलर कॉरिडोर को इस प्रकार से तोड़ दिया जाए। यही कारण था कि डोकलाम का जब विषय हुआ था तब पूरा भारत बहुत संवेदनशील हो गया था कि उस चिकन नेक के ऊपर, जहां से कि भारत मैप के माध्यम से भी आप इसको समझ पाए, शेष भारत नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, आप इसे देखें तो ये विषय बहुत ज्यादा संवेदनशील रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हमेशा से हाशिए पर रहा है। ये बात यहां पर उपस्थित सेपरेटिस्ट के माध्यम से तो समझ में आती ही है, और यहां पर जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो भी इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी का ट्वीट जिसमें कि वो भारत के ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भूल गए कि ये भी एक हिस्सा है। इस आधार पर यह देशद्रोह का मुकदमा बनता है क्योंकि आप जानबूझ करके अपने लिखित में इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न भारत का हिस्सा ही नहीं है। और इस विषय से ये काफी ज्यादा, ऐसे ही एन बीरेन सिंह जहां पर चुनाव हो रहे हैं वो अपने द्वारा इसी प्रकार की बातें लिखते हैं कि एक पार्टी जो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करती कि नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट भी करता है, आप देख सकते हैं। और इस विषय के ऊपर फिर एएनआई के हवाले से जो जानकारी निकल के आई उसमें यह है कि एटलीस्ट 1000 सेडिशन केसेस विल बी लॉज्ड बाय बीजेपी Assam tomorrow against Congress leader Rahul Gandhi for his tweet saying India exists from Gujarat to Bengal। इस वजह से, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि ये चाइना की जब से डिमांड होने लगी है अरुणाचल प्रदेश की, उसकी वजह से इन्होंने किया है। चाइना का अरुणाचल प्रदेश विवाद क्या है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें से लेटेस्ट जो विवाद है वो 3 वीक पहले का है, जिसने भारत के 2 युवकों को चाइनीज फोर्सेस ने अरुणाचल प्रदेश से अपहरण कर लिया, बाद में छोड़ा। तो इस बच्चे ने बताया भी कि इसके साथ कितनी ज्यादतियां हुई। इसी प्रकार से चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लगातार एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर वेंकैया नायडू जी जैसे उपराष्ट्रपति हमारे वहां जाते हैं तो चीन उस पर अपना विरोध दर्ज कराता है। तो यह दर्शाता है कि निश्चित ही ये संवेदनशील मसला है और ऐसे मसले में ये केवल एक गलती रही हो कि वो लिखना भूल गए हैं, तो ये उनके द्वारा इस बात को एक और ट्वीट के माध्यम से माफी मांगकर, जैसा वो ठीक समझे, वो स्पष्टीकरण दे सकते हैं। लेकिन ये मसला काफी ज्यादा हाईलाइट होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है कि यदि ऐसी कोई बात होती है तो हम उस विषय के ऊपर सेडिशन केस की चर्चा करते हैं। क्या है ये सेडिशन केस? अच्छा, रिसेंट डेज में अगर आपको याद हो तो विदेश नीतियों को लेकर के राहुल गांधी ऑलरेडी सुर्खियों में चल रहे हैं। याद हो तो मैंने एक वीडियो इसमें और पहले भी किया था जिसमें कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने खुद कहा कि हम राहुल गांधी जी के बयान से वास्ता नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक आरोप लगाया था संसद में कि भारत में जो वर्तमान सरकार है इसके चलते चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए हैं। वास्तविकता में चीन और पाकिस्तान की करीबी हमने ये डिटेल में एक एनालिसिस लिया हुआ है 6 दिन पहले, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से नीतिगत तरीके से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आते गए। तो ये सारी विषय है जो कि इस समय आप पूरी तरह से इनके ऊपर ट्विटर खिलाफ हो रखा है, लोग इनके खिलाफ हो रखे हैं। अब सवाल बनता है कि भारत में यदि बात आती है सेडिशन की, तो देखिए इन दिनों ना बहुत ज्यादा इस विषय के ऊपर मतलब चर्चाएं हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। नाउअडेज सेडिशन केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि सेडिशन केसेस में भारत के खिलाफ, मतलब देशद्रोह का मतलब है भारत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ, समरसता के खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट देता है तो वो देशद्रोह के केस में आता है। जैसा हम अपनी आईपीसी की धारा 124A के अकॉर्डिंग बताएं
कि whoever by words either spoken or written, by signs, by visible representation or otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt or attempt to exit disaffection towards the government established by law shall be punished with to which fine may be added or with imprisonment with may extend to 3 years टू विच फाइन मे बी एडेड और विद फाइन। मतलब जिस केस के माध्यम से देशद्रोह के आधार पर 3 साल तक का मुकदमा चलाया जा सकता है, 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, वो है देशद्रोह का कानून। ठीक है, तो इसकी अब डिमांड हो रही है। सेडिशन लॉ जो है ये कहते हैं कि अंग्रेजों के समय का है, काफी ज्यादा इस विषय पर भी विवाद हो चुका है कि सेडिशन लॉ को हटा दिया जाना चाहिए। ये फर्दर एक विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेडिशन इज ए कॉलोनियल लॉ जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा महात्मा गांधी और उनके जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको चुप कराने के लिए किया जाता था। याद होना चाहिए एनवी रमन्ना ने हाल ही के अंदर अटॉर्नी जनरल से एक लाइन बोली थी और कहा था कि इज इट स्टिल नेसेसरी आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको किसी पेपर के अंदर अगर आंसर लिखना होना तो हो सकता है कि ये सवाल जो है वो आपको एज इट इज लाइन में लिखा हुआ मिल जाए एग्जाम के अंदर। इज इट स्टिल नेसेसरी आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 124A। ये बहुत बड़ा रिमार्क है, इसलिए रिमार्क बहुत बड़ा है क्योंकि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल से इस सवाल को पूछा क्योंकि सेडिशन लॉ अंग्रेजों के समय पर, देशद्रोह का जो लॉ है वो अंग्रेजों के समय पर आया था और वो अंग्रेजों के समय पर इसलिए आया था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ना वो भारत में जो देश के नाम पर आंदोलन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इस लॉ के तहत बुक किया करते थे, पकड़ा करते थे। ये आज भी चल रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में भारत में जो मसले हो रहे हैं ये आपको हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट देता रहेगा, क्या सही क्या गलत। तो आप इस पर एक अपनी ओपिनियन का राइट अप तैयार करें, काफी बड़ा मसला आपके लिए निकल के आता है। अगर हम सेडिशन ट्रायल्स की बात करें कि आज से पहले कोई ऐसी सेडिशन ट्रायल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़े लेवल तक गई है ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल जोगेंद्र चंद्र बोस जो है 1891 में उनके ऊपर सबसे पहली ट्रायल जो थी वो चलाई गई थी, जिसके ऊपर मतलब बकायदा पूरी केस के अंदर वो हुई थी। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक साहब और महात्मा गांधी जी के खिलाफ 1922 में इसी सेडिशन केस के तहत उन्हें जेल भेजा गया था। ये सारे केसेस काफी ज्यादा फेमस केसेस में से रहे हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले 1870 के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा आईपीसी में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिशर्स ने इस रूल का उपयोग बहुत सारे मतलब स्वतंत्रता सेनानी जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें जेल भेजने के लिए इस लॉ का उपयोग किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं तो 1948 के अंदर भारतीय लॉ मेकर्स ने सेडिशन को भारतीय संविधान में एज इट इज रखा, यानी देशद्रोह को एज इट इज लिखा। लेकिन अगर आप देखते चलते हैं तो नवंबर 26 को जब हम निकल के आते हैं तो आईपीसी की धाराओं के अंदर यह दिखता है। 1951 में नेहरू जी ने जब पहला संविधान संशोधन के माध्यम से 19(1) क्लॉज ए ऐड किया तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन शब्द जो है वो इसको बचाते हुए ले गया, यानी कि जब आप कोई ऐसी बात बोलें जो देश के खिलाफ हो तो वो 124A के तहत बुक की जाएगी। तो ये चीज एज इट इज चली हुई आई। इसके बाद में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 124A को कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की दर्जे में रखा गया। इसका मतलब यह हो गया कि पुलिस किसी संज्ञेय अपराधी को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, यह आप याद रख सकते हैं। अगर आज की स्थिति बताएं तो 2019 का डेटा बताता है कि जो देशद्रोह के केस हैं वो 25% बढ़ गए हैं और जो अरेस्ट देशद्रोह के केस में होते हैं उनकी संख्या 41% लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गिरफ्तारी के बाद में जो कन्विक्शन है वो 3% का ही हो पाता है। काफी इंपॉर्टेंट विषय है, आप इस विषय का प्रॉपर अध्ययन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एसएससी कैटेगरी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी में आप लोगों के लिए 20 फरवरी को होने जा रहा है एक टेस्ट जिसमें 25 लाख रुपए का एक रिवार्ड पूल रखा गया है जिसे आप जीत सकते हैं। बैंक एग्जाम वाले इसे 10 बजे दें, एसएससी वाले 2 बजे और रेलवे वाले 5 बजे दें, जिसमें रैंकर्स को इस प्रकार के उपहार वितरित किए जाएंगे। अनअकैडमी पर कोर्सेज के साथ साथ अब नई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी हैं जिनमें 28 टेस्ट 3000 रुपए के और
55 टेस्ट 4,000 रुपए के आपको दिए जा रहे हैं। कोर्सेज पर प्रॉपर 4500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ कोर्स परचेज करना, देन आप चाहें तो हमारे लोन फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।